गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम KLP का टेस्ट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ईच मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, which configuration has highest net magnetic dipole moment। सो सिंपली वेक्टर्स का क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर आपके पास दो मैग्नेट डायपोल मोमेंट्स हैं m और m दोनों आइडेंटिकल हैं, देन रिजल्टेंट जो है दैट इज़ m² प्लस ट्वाइस m cos ऑफ थीटा। ओके, cos ऑफ थीटा। तो हमें बताना है यहाँ पर हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो किस वाले केस में होगा। ओके, किस वाले केस में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एट थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो मैक्सिमम होता है विच इज़ ट्वाइस m। जब थीटा इज इक्वल 180 डिग्रीज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है जो है तब मिनिमम होता है। तो इस केस में वो मिनिमम जो है वो 0 बन जाएगा m-m। और जब आप थीटा को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0 to 180, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है एज वी इंक्रीज दिस एंगल। सो मिनिमम एंगल पे मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, मिनिमम एंगल पे मैक्सिमम होगा। तो आप क्वेश्चन में देख लें, डायग्राम में देख लें, यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन है, सो एंगल इज़ 90 डिग्रीज। यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन है, तो एंगल इज़ 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर तो 180 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ तो एंगल इज़ 60 डिग्रीज। यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ एंगल इज़ 30 डिग्रीज। मिनिमम एंगल 3 के केस में है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट वहीं पर होगा। ओके, मैक्सिमम रिजल्टेंट वहीं पर होगा। सो दिस इज ऑप्शन 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 1। The magnetic field at a point x on the axis of a small bar magnet is equal to the field at point y on the equator of the same magnet. स्मॉल इज इंपॉर्टेंट, हम शॉर्ट डायपोल वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ कर लेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एक्स एंड वाई फ्रॉम द सेंटर इज। तो एक पॉइंट अगर ये बार मैग्नेट हैं साउथ एंड नॉर्थ, एक पॉइंट जो है दैट इज ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सेंटर। इन दोनों के फील्ड्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज आपको बताया जा रहा है कि सेम है। हमें बताना है कि एक्स और वाई का रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा। सो बी एक्शल जो है एक्शल लाइन वाला फील्ड दैट इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल लाइन वाला फील्ड। एक्शल लाइन वाला फील्ड जो है दैट इज ट्वाइस μ0/4π इंटू m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर याद हो तो वहाँ से आप एनालॉगस लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का है ट्वाइस k डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओके, के वहाँ पर होता है 1/4πε0 और यहाँ पर दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय μ0/4π। ओके, सो ये अगर आपको याद है तो ये इक्वेशन आप लिख पाएंगे। इज इक्वल बी इक्वेटोरियल जो है वहाँ पर बस 2 के बगैर है, बाकी तो सेम ही है, μ0/4π m डिवाइड। लेकिन अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो y है, y क्यूब। तो कैंसिल आउट देखें क्या क्या होगा, m एंड m विल कैंसिल आउट, μ0 4π विल कैंसिल आउट। सो दिस इम्प्लाइज y को हमें x पहले मेंशन है तो x को ऊपर रखना है, तो x को यहाँ ऊपर लाते हैं। सो x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई क्यूब को मैं कॉमन लेता हूँ, इज इक्वल यहाँ पर जो है वो 2 बच गया। सो दिस इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 या फिर 2 to the power 1/3। ओके, 2 to the power 1/3। सो दैट इज ऑप्शन 4। That is option 4. Okay, the work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degrees from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degrees. n आपने बताना है कि किसके बराबर हैं। सो ये एक जगह ये वर्क डन है, पहला केस जो है वो एक जगह होगा, दूसरा केस जो वो दूसरी जगह होगा, तो वो हमें बताना है। वर्क डन जो है, वर्क डन इज रिमेंबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको याद होना चाहिए इज -mb cos ऑफ थीटा, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है -pb cos ऑफ थीटा, p.b। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए आप लिखते हैं
फर्स्ट केस के लिए लिखते हैं W1 इज इक्वल टू UF माइनस UF, वो बन जाएगा माइनस MB को मैं कॉमन लेता हूँ, कॉस ऑफ थीटा एफ जो है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, सो थीटा एफ इज़ 90 माइनस थीटा आई जो है वो 0 है। तो इनिशियली ये ऑल्दो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, सो सिर्फ कहा गया है कि 90 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है, सो विल टेक इनिशियल 0 एंड फाइनल 90 डिग्रीज। सो cos of 90 is 0, cos of 0 is 1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सो वर्क डन इन फर्स्ट केस इज MB। ओके, वर्क डन इन फर्स्ट केस इज MB। सेकेंड केस का आप देख लेते हैं। सेकेंड केस में वर्क डन जो है फॉर्मूला तो वही रहेगा, माइनस MB को कॉमन लेके कॉस ऑफ थीटा एफ। अब यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम 0 to 60, इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो 0 to 60 हम लेंगे, सो कॉस ऑफ 60 डिग्रीज माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्रीज, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस MB ना, कॉस ऑफ 60 इज 1/2, ये है माइनस ये 1 है, तो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, minus 1/2, so this implies W2 is equal to minus minus is plus, so MB divided by 2, MB divided by 2। नाउ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि W1 जो है दैट इज n टाइम्स W2, ये तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, और सो W1 इज MB इज इक्वल W2, ये n ऐसे रहेगा, W2 इज MB डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2, n is equal to, so option 2 वो यहाँ पर है, option 2। Let's go for the next one. The couple acting on a magnet of length 10 centimeter, so length दी हुई है मैग्नेट की, and pole strength 15 ampere per meter, तो वहाँ से आप dipole moment निकाल सकते हैं। Kept in magnetic field भी दिया हुआ at an angle of 30, coupled, so you had to find out torque। कपल एक्टिंग मतलब टॉर्क आपने निकालना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो होता है MB साइन ऑफ थीटा, MB साइन ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल का PE साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर MB साइन ऑफ थीटा। डायपोल मोमेंट इज ईदर पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो यहाँ पर सेपरेशन में सिंपली L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 2A 2L जो भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर सिंपली L से रिप्रेजेंट करते हैं, सो MLB साइन ऑफ थीटा। अब M जो है वो 15 है एम्पियर मीटर, तो वो पहले ही SI सिस्टम में है। L जो है वो 10 सेंटीमीटर्स हैं, तो कन्वर्ट करना होगा, सो 10 × 10⁻² मीटर, सो ये भी SI सिस्टम में आ गया। B जो है वो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला है, तो वो भी SI सिस्टम में है। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30 होता है 1/2, 1/2, सो 2 and 2 विल कैंसल आउट, तो ये बन रहा है 15 × 10⁻⁻⁵ -6 is -7 + 1 is -6, so torque magnitude is equal to 1.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट अगर आपको याद हो, 1.5 × 10⁻⁻5 is option 1, Okay, now question number 5. A bar magnet suspended freely in a uniform magnet field is vibrating with its time period 3 seconds. Okay, if the field strength is increased 4 times of the earlier field strength, then the time period is. Okay, so यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रही हैं, तभी जाके हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, अदरवाइज वो टाइम पीरियड की बात ही नहीं करते हैं। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कब होती है? व्हेन थीटा इज स्मॉल, तब जाके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती है। मैग्नेटिक डायपोल से अगर नहीं पता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का याद करें ना। टॉर्क जो है दैट इज PE साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर MB साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ओके, या अगर आप साइन भी लगा देंगे तो ये टॉर्क रेस्टोरिंग होता है, तो इसलिए यू कैन पुट माइनस साइन। फॉर थीटा स्मॉल, टॉर्क जो है वो बन जाएगा -MB थीटा, तो आपका K वैल्यू जो है वो ये बन रहा है MB। अब एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज √K डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रोटेशनल ऑसिलेशंस हो रही है तो इसलिए I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर लीनियर ऑसिलेशंस हो रही होती तब K डिवाइडेड बाय M आता, √K डिवाइडेड बाय M। यहाँ पर मास के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो नाउ K का वैल्यू जो है वो यूज करते हैं, सो ओमेगा इज इक्वल √MB डिवाइडेड बाय I। सो टाइम पीरियड जो है
that is 2 pi divided by omega, so 2 pi under root of I divided by mb, 2 pi under root of I divided by mb. So you can see time period is inversely proportional to under root of b. तो यहाँ पर आपसे सिर्फ b के बारे में कहा जा रहा है कि b के स्ट्रेंथ जो है वो आप इंक्रीज करें 4 टाइम्स, तो इसलिए हम सिर्फ b का ले रहे हैं. सो दिस इम्प्लाइज T2 divided by T1 is equal to under root of B1 divided by B2. Okay, under root of B1 divided by B2. So this is equal to under root of 1 divided by 4. Okay, अब B2 जो है वो 4 times B1 है, तो B1 will cancel out, 1 by 4 वहाँ पर बच जाएगा. So this implies T2 is equal, now root of 1 by 4 is 1 by 2, T1 को ऊपर ले लें और वो 3 seconds के बराबर है. So T2 जो है that is 3 divided by 2 which is 1.5 seconds. 1.5 seconds. 1.5 seconds option 3. Okay, 1.5 seconds option 3. Next one, the flux associated with the coil changes from 1.35 Weber to 0.79 Weber within 1 by 10 seconds. So सब कुछ ऐसा सिस्टम में है. Then the charge produced by the earth coil, just take it as a coil. Then the charge produced by the coil if the resistance is 7 ohms. So this is basically about charge induced. Charge कितना circulate कर लेगी इसमें. You have e.m.f induced, you have current induced. तो charge कितना circulate करती है, जो induced current उसको हम induced charge कभी कभी कहते हैं, although this is not a good term. So charge induced आपको पता होना चाहिए is equal to change in flux divided by resistance. Okay, change in flux divided by resistance. अब change in flux जो है हम सिर्फ magnitude लेंगे उसका. So that is 1.35 minus 0.79 divided by resistance जो है वो 7 के बराबर है. Okay, so this is equal to 0.56 divided by 7. So this implies Q induced ये आता है 0.08 coulomb. So you have 0.08 coulomb option 1. Question number 7. An electron moves on a straight line path xy as shown. The ABCD is a coil adjacent to the path of the electron. What will be the direction of current, if any, produced by the coil? Okay, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है. पहली बात इसमें ये देखनी है कि करंट की डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर है. करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट. अब जाके जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नज़दीक आ रहा है टू द लूप तो फ्लक्स विल इंक्रीज, और जब फिर दूर जाएगा तो फ्लक्स विल डिक्रीज. और फ्लक्स अगर पहले इंक्रीज हो रहा है तो एक डायरेक्शन होगी करंट इंड्यूस की, और फिर जब जाके दूर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगी. सो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है तो ऑप्शन 4. अब आपको ये नहीं कहना है कि पहले क्या थी और बाद में क्या थी, वैसे ऑप्शन नहीं है. अगर हैं भी तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके वो निकाल सकते हैं. यहाँ पर ऑप्शन 4 फिट्स इन विदाउट डूइंग फर्दर डिस्कशन ऑन दिस. द करंट विल रिवर्स, सो डायरेक्टली हम ये देंगे इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल. ओके, बिकॉज एज इट अप्रोचेज द कॉइल तक जब ये पहुँच जाएगा यहाँ तक करंट जो है वो इंक्रीज होगी, फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा थ्रू द कॉइल, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेगा. सो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी. The graph shows the variation of magnetic flux phi of t with time through the coil. Which of the statements given below is not correct? So incorrect statement आपने बताना है. There is change in direction as well as magnitude of induced EMF between B and D. B यहाँ पर, D यहाँ पर, इन दो के बीच में डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF वो चेंज हो रही है. सो ऑब्वियसली चेंज होगी. यहाँ पर फ्लक्स जो है अभी तक तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद सडनली जो है वो ज़ीरो बन रहा है और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज़ मैक्सिमम बिटवीन B एंड C. मैक्सिमम बिटवीन B एंड C, क्योंकि यहाँ पर EMF फ्लक्स जो है दैट सडनली डिक्रीजेस फ्रॉम ए फाइनाइट वैल्यू टू ज़ीरो वैल्यू.
सडनली, दैट मीन्स इन्फिनाइट रेट ऑफ चेंज है। तो इन्फिनाइट रेट ऑफ चेंज है तो EMF जो होगा वो मैक्सिमम वहाँ पर होगा। देयर इज चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF फ्रॉम A to C, फ्रॉम A to C। तो ऑब्वियसली यहाँ से तो इंक्रीज हो रहा है, फिर जाके सडनली डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज होगा। इंड्यूस्ड EMF इज 0 at B। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं कि यू में से कि मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो है वो बी पे मैक्सिमम है, तो d∅dt जो है वो 0 के बराबर होगा, तो EMF इंड्यूस 0 के बराबर होना चाहिए। नहीं, दैट इज़ फॉर ए स्मूथ करो, अगर ये ऐसे जाता तब जाके यहाँ पर स्लोप 0 होता। लेकिन यहाँ पर फिर बी पे क्या है, देयर इज एन इन्फिनाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स जो है वो सडनली डिक्रीज हो रहा है टू 0, सो दैट विल नॉट वर्क हियर। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। A coil has an area of 0.05 meter square and has 800 turns, is placed perpendicularly in a magnetic field of strength 4 into 10 to the power 5 Weber per meter square minus 5। तो ऐसा सिस्टम में है, यहाँ एरिया भी ऐसा सिस्टम में है। It is rotated through 90 degrees in 0.1 seconds. The average EMF induced is इनिशियल फ्लक्स जो है दैट इज सिंपली B into A। नंबर ऑफ टर्न्स को बाद में लेते हैं। और फाइनल फ्लक्स एंगल 90 डिग्री है, तो फाइनल फ्लक्स इज 0। ओके, फाइनल फ्लक्स इज 0। सो डेल्टा फाई जो है चेंज इन फ्लक्स, उसका वैल्यू जो है वो सिंपली BA होगा। BA - 0 इज जस्ट BA। सो इंड्यूस, ये तो सिंगल टर्न के लिए होगा। सो इंड्यूस्ड EMF इज n टाइम्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। एवरेज है तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हम लेंगे। इंस्टेंटेनियस होगा तो d∅dt हम लेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा t। अब हम यहाँ पर n इंट्रोड्यूस, ये तो सिंगल टर्न के लिए होगा, फिर पूरी कॉइल के लिए n टाइम्स बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इज 800, देन वी हैव BA का वैल्यू मैं सीधे लूँगा। B इज़ 4 into 10 to the power -5, A इज़ 0.05, ऐसा सिस्टम है, सब कुछ है। डेल्टा T इज़ 0.1 सेकेंड्स। ओके, 0.1 सेकेंड्स। ये वर्कआउट करके आ रहा है 0.016 वोल्ट, 0.016 वोल्ट, ऑप्शन 4, 0.016 वोल्ट। Next one. A boat is moving due east in a region where Earth's magnetic field is 5 into 10 to the power -5, सारा ऐसा सिस्टम में है। Due north and horizontal, the boat carries a vertical aerial 2 meter long. If speed of the boat is 1, okay, ये motional EMF वाला है। Rod जो है that is like this vertical, so inward into your screen. Magnetic field is this way, due north, और velocity जो है that's this way. So you can see all the three are mutually perpendicular to each other. Okay, all the three are mutually perpendicular to each other. So इस केस में induced motional EMF जो है वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला VBL है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड नॉट पोटेंशियल, स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। then we have 5 into 10 to the power -5 magnetic field, then length जो है वो 2 मीटर है, and this comes out to be 0.515 millivolt. okay, 0.15 millivolt, यानी कि 10 to the power -3 साथ में होगा, 0.15 millivolt। ये रहा ऑप्शन 4। Let's move on to the next one. A conducting rod of length 2L is rotating with constant angular speed omega about its perpendicular bisector. A uniform magnetic field exists parallel to the axis of rotation. The EMF induced between the two ends of the rod is। इसमें की पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अलग से कंसिडर करना होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अलग से कंसिडर करना होगा। ओके, और रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस्ड EMF जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन जो यहाँ पर O है एंड द अदर एंड जो आप B ले सकते हैं या A ले सकते हैं, वो है 1/2 BL² ओमेगा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब B चाहे आप ये वाला पार्ट कंसिडर कर लें या ये वाला पार्ट कंसिडर कर लें, सेम है, L भी सेम है, ओमेगा B सेम है, तो ये फील्ड जो है वो सेम है। अब जाके हमें टोटल देखना है बिटवीन A एंड B, वो देखना है हमें।
सो पहले ओ बी पार्ट में देखते हैं कि पॉजिटिव एंड कौन है, हायर पोटेंशियल वाला एंड कौन है, लोअर पोटेंशियल एंड वाला कौन है। ये रॉड जो है इस इंस्टेंट पे दैट इज गोइंग इनवर्ड, यू कैन सी इट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दिस एंड इज गोइंग इनवर्ड और ये एंड जो है वो बाहर की ओर आ रहा है। सो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज कर लेंगे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ fingers in the direction of velocity, thumb in the direction of magnetic field, तो palm will face the higher potential side। वो right hand palm rule अगर आप यूज कर लेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हायर है, ये लोअर है, और इस साइड से ये हायर है, ये लोअर है। मीनिंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा है, तो अगर आप इसको जीरो मान के चलेंगे, दिस इज -1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। डिफरेंस जो है वो 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा आना चाहिए, और दिस साइड इज लोअर साइड। यहां पर भी अगर ये कर लेंगे, ये जीरो लेंगे, तो यहां से -1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। तो ए और एंड बी का पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर होगा। ओके, नाउ कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ दिया हुआ है, इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म विद स्पीड दी हुई है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, डायरेक्शन इज इनटू द पेपर वो दिया हुआ, कैपेसिटर C वो दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, बस राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके आपको पता चलना चाहिए कि रॉड में हायर पोटेंशियल वाला साइड कौन है, लोअर पोटेंशियल वाला साइड कौन है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। सो यू पॉइंट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद मैंने मिक्सअप किया, सो देयर इज दिस करेक्शन। अब राइट हैंड पाम रूल सुन ले फिर से, फिंगर्स को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर इनवर्ड है, इनटू योर स्क्रीन। थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब आप ये कर लेंगे तो यू विल सी, राइट हैंड के साथ ये करना है, यू विल सी कि आपका पाम जो है वो P की तरफ पॉइंट कर लेगा। दैट मीन्स P इज एट हायर पोटेंशियल, Q इज एट लोअर पोटेंशियल। सो अगर P हायर पोटेंशियल पे है विच इज कनेक्टेड टू A, सो A जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, B जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, और पोटेंशियल जो डेवलप होगा दैट इज VBL, मोशनल EMF VBL। तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल रॉड में डेवलप होता है, तो यहाँ पर चार्ज जो होगी वो भी उसके हिसाब से कांस्टेंट, विद अपर प्लेट पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट नेगेटिव। वो अपर प्लेट पॉजिटिव लोअर प्लेट नेगेटिव जो है वो सिर्फ ऑप्शन A में है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आप सीधे ही लिख सकते हैं। A current I equal to 10 sin 100 pi t ampere is passed in first coil, which induces a maximum e.m.f 5 pi volt in second coil. The mutual inductance between the coils is, mutual inductance आपने देखना है। हमें पता है कि e.m.f induced in the second coil is -m times di1 by dt। m mutual inductance है, I1 जो है that is current in the first coil। okay, current in the first coil। तो m जो है दैट इज E2 डिवाइडेड बाई di1 by dt, मैग्नीट्यूड हम सिर्फ ले रहे हैं। तो अगर आप ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो नीचे भी मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा di1 by dt का। तो मैक्सिमम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें। E का मैक्सिमम वैल्यू जो है, EMF का मैक्सिमम वैल्यू वो आपसे कहा गया है पाई के बराबर है, और di by dt का मैक्सिमम वैल्यू जो है, अब यहाँ से देखें I दिया हुआ है, तो di by dt जो है दैट इज इक्वल 10 साइन ऑफ 100 पाई t की डिफ्रेंसिएशन होगी cos ऑफ 100 पाई t इंटू 100 पाई। सो 10 इंटू 100 इज 1000 पाई cos ऑफ 100 पाई t, cos ऑफ 100 पाई t। अब देखें कि di by dt का मैक्सिमम वैल्यू ये है 1000 पाई। ओके, सो वो यहाँ पर यूज कर लेंगे 1000 पाई। जब ये मैक्सिमम 1 के बराबर होगा तभी ये मैक्स di by dt मैक्सिमम होगा, विच इज द एम्पलीट्यूड बेसिकली 1000 पाई। यहाँ पर पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, सो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज 5 मिली हेनरी। सब कुछ ऐसे सिस्टम में था, तो हेनरी यहाँ पर, फिर 10 टू द पावर -3 के बदले में मिली, सो 5 मिली हेनरी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन, what should be the value of self-inductance of an inductor that should be connected to 220 volt 50?
दिस इज RMS वैल्यू, ये पता होना चाहिए आपने. दिस इज फ्रीक्वेंसी F सप्लाइड सो दैट मैक्सिमम करंट इज 0.9 वोल्ट. मैक्सिमम का मतलब दिस इज करंट एम्पलीट्यूड. ओके, दिस इज करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फ्लोज थ्रू इट. ओके, फ्लोज थ्रू इट. अब जाके E हमें पता है AC में होता है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. और I जो है, अब ये व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर दैट शुड बी कनेक्टेड टू. सो सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है. इंडक्टर में हमें पता है कि करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय फेज ऑफ पाई बाई 2. सो उसके लिए इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. सो इट लैग्स बिहाइंड बाय फेज ऑफ पाई बाई 2. सो नाउ I जो है इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय XL, या फिर E डिवाइडेड बाय I का यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो E का मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा. I का यहाँ से RMS वैल्यू लेंगे तो यहाँ से E का RMS वैल्यू लेना होगा. ओके, सो वो उस हिसाब से जाएगा. XL हमें पता है L ओमेगा के बराबर होता है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. I मैक्सिमम वैल्यूज हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू RMS विल टेक RMS वैल्यूज क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज RMS वैल्यू है. RMS जो है वो आपको पता होना चाहिए इज करंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2. तो यहाँ पर अगर हम RMS वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी RMS वैल्यूज ले रहे हैं तो IRMS इज 0.9 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू E का RMS वैल्यू इज 220 डिवाइडेड बाय L ओमेगा. L तो ऐसे ही ओमेगा इज 2 पाई इंटू F और F जो है वो 50 हर्ट्ज के बराबर है. 50 हर्ट्ज के बराबर. Now when you solve this, L comes out to be 1.1 Henry. 1.1 Henry. So ये ऑप्शन 3 है. मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए आपकी की में ऑप्शन 4 होगा, बट आई डोंट एग्री विद दैट वन. ऑल्दो आप बुक्स में या नेट पे सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें 5 हेनरी आया है, उन्होंने वो किया है E इज इक्वल LdI/dt वाला यूज़ किया है. तो आई डोंट एग्री विद दैट सोल्यूशन. मेरे हिसाब से वो सोल्यूशन गलत है. दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. सो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 1.1 हेनरी. ओके, 1.1 हेनरी. ओके, the network shown in the figure is a part of a complete circuit if at a certain instant the current I is 5 ampere and is decreasing at the rate of 10 to the power 3 ampere per second, then VA minus VB is. So current जो है वो दी गई है, current is 5 ampere. So 5 ampere के बराबर current है और rate of change of current भी दी हुई है. चलिए, यहाँ पर potential difference जो होगा that will be 5 into 1 is 5 volt. With this side positive and this side negative क्योंकि करंट फ्लो करती हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. यहाँ पर तो 15 पहले से ही है विद दिस साइड नेगेटिव दिस साइड पॉजिटिव. अब यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा, ओके, EMF इंड्यूस्ड होगा वो होगा LdI/dt. सो 5 लेकिन मिली है तो इंटू 10 टू द पावर -3 और DI/dt इज 10 टू द पावर 3. ये दो कैंसिल होंगे तो 5 वोल्ट आएगा. नाउ करंट इज डिक्रीजिंग. ओके, करंट इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट. अगर डिक्रीज हो रही है तो EMF इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, EMF इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ पर EMF ऐसे इंड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मीनिंग कि दिस साइड इज नेगेटिव एंड दिस साइड इज डेवलप्ड पॉजिटिव. अब A टू B जाइए. सो VA से शुरुआत करते हैं. यहाँ के थ्रू जब आप मूव कर लेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 5, तो -5 -5 VA -5. यहाँ से जब आप मूव कर लेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बाय 15, तो +15. यहाँ से फिर से इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आप जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है बाय 5 इज इक्वल पॉइंट B पे आप पहुँच गए. तो दिस इज VB. +5 -5 will cancel out. VA minus VB is equal to -15 या फिर मैग्नीट्यूड 15 वोल्ट्स के बराबर है. ओके, मैग्नीट्यूड 15 वोल्ट्स के बराबर है. माइनस साइन सिंपली टेल्स यू कि VB हायर पोटेंशियल पे है, VA लोअर पोटेंशियल पे है. सो नेक्स्ट वन. A coil has an inductance of 2.5 Henry. Resistance दी हुई है, inductance दी हुई है. If the coil is connected across 6 volt battery, the time required for the current to reach to 0.63 is 63% of its final value, of its maximum value.
अब इससे 63% से आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कब होता है? जब टाइम जो होगा टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, विच इज़ एल डिवाइडेड बाय आर। तो एल आपको दिया हुआ है 2.5 के बराबर, आर भी 0.5 है, तो दिस इज 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेकेंड्स, ऑप्शन 4। 17. An AC source 120/60, the value of voltage after 1 by 720 seconds starting from 0 will be. Okay, starting from 0 will be. अब V आप हमें पता है कि is equal V0 sine of omega t, with V0 being the amplitude, या फिर V is equal to V0 is the amplitude, so ये है RMS value, तो that is √2 times the RMS value 120. Sine of omega is 2 pi f, f जो है वो 60 हर्ट्ज के बराबर है, इंटू टी। अब at t इक्वल टू 1 by 70, at t इक्वल टू 1 by 720, ओके 720, तो क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, वैल्यूज अब यूज करते हैं, ओके, 120 √2 sine of, दिस इज 2 into 6 is 120 पाई, और t जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 720, 1 डिवाइड बाई 720। तो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन जब आप कर लेंगे, यू विल फाइंड आउट v जो है दैट इज 84.6 वोल्ट्स, 84.6 volts, that's option 3. That's option 3. Okay, if an AC main supply is given to be 200 volt, the average EMF during the positive half cycle will be. Average value जो होता है EMF का या करंट का, that is 2 by pi times the amplitude, which is E0. अब E0 किसके बराबर है? आपको RMS वैल्यू दिया गया है, ओ RMS, ये जो भी वैल्यू होता है दैट इज RMS वैल्यू, सो दैट इज √2 टाइम्स द RMS वैल्यू 200। ओके, तो ये जब आप सॉल्व कर लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 186.2 volts, which is not there in the options. ओके, विच इज़ नॉट देयर इन द ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पर मैंने चेक किया था कि अगर ये आप 220 वोल्ट लेंगे तब जाके ये आता है 198। सो देयर इज इधर दिस मिसप्रिंट, ये 220 होना चाहिए था, या फिर ऑप्शंस में है नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The reactance of a coil when used in the AC power supply is 220 volt, 50 hertz is 50 ohm. Reactance 50 ohms के बराबर है। The inductance of the coil is nearly. Okay, reactance of a coil दिया हुआ है। अब reactance इंडक्टर के लिए हमें पता है XL is equal L ओमेगा। Okay, XL is equal to L ओमेगा। सो यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर के बारे में मेंशन है, तो विल अज्यूम कि इस सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है। ओके, सिर्फ इंडक्टर है, तो जो भी रिएक्टेंस होगी वो यही होगी, L डिवाइड L इंटू ओमेगा, XL इज इक्वल L इंटू ओमेगा। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल XL डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई f। अब ये वैल्यूज हमें पता है, XL जो है वो दिया गया है 50 ओम्स के बराबर है, इंटू 2 पाई f जो है वो 50 हर्ट्स के बराबर है। सो यू कैंसिल इट आउट, तो L जो है दैट कम्स आउट टू बी 0.16 हेनरी। 0.16 हेनरी इज ऑप्शन 1, option 1. Okay. In an LCR series circuit, the potential difference between the terminals of the inductance is 60 volt, between the terminals of the capacitor is 30 volt, and across the resistance is 40 volt, then the supply voltage is equal to, so it's like यहाँ पर resistance है, inductor है, capacitor है, यहाँ पर 40 वोल्ट है अक्रॉस द रेजिस्टर, इंडक्टर के अक्रॉस 60 वोल्ट है, और कैपेसिटर के अक्रॉस 30 वोल्ट है। अब कैपेसिटर और इंडक्टर का हमें पता है आउट ऑफ फेज होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज जो होगी वो इनका सब्ट्रैक्शन होगी, वो इनका एडिशन नहीं होगी, क्योंकि दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो 30 वोल्ट के बराबर बन जाएगा। फिर टोटल वोल्टेज जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VL माइनस VC²।
सो दैट इज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर इज 40 स्क्वायर प्लस वो हमने देख लिया 30 है तो 30 स्क्वायर है। रिमेंबर यहाँ पर सिंपल एडिशन यूज़ नहीं होता है, वेक्टर एडिशन यूज़ होता है। जब ये आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दिस कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट्स। सो ऑप्शन वन। चलिए विल स्टॉप हियर इनफ फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फाइन, ओके, अल्लाह हाफिज़।